समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सर्वेश अम्बेडकर ने रविवार को गाजियाबाद आगमन पर कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा गुंडागर्दी वाली सबसे बड़ी पार्टी है और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के बाद लड्डू खा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी के ही चुने गए थे, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से जनादेश का अपमान करते हुए प्रशासन की मदद से गुंडागर्दी करके जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीते, उसकी लोकतंत्र में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा भाजपा से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई और नहीं हो सकती। प्रशासन को साथ लेकर गुंडागर्दी करके भाजपा ने एक नई परिभाषा तय की है। इटावा के एसपी सिटी मोबाइल पर बात करते हुए खुद कह रहे हैं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष, विधायक और कार्यकर्ता बम और पथराव करके कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में यूपी दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भाजपा सरकार दलित विरोधी है, ये दलित समाज का कभी भला नहीं कर सकती। आप निश्चित रहे, जनता भाजपा को 2022 में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। अब यूपी में एक ही नारे की गूंज है, अब की बार अखिलेश सरकार। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी सर्वेश जी, आज गाजियाबाद आगमन हुआ है आपका, क्या माना जाए अब की बार अखिलेश सरकार? अभी जो लूटपाट हुई है इतने बड़े पैमाने पर, तो जो लोग नहीं मानते थे कि सरकार समाजवादी पार्टी बनने में कुछ खतरा है, अब उन्हें भी लगने लगा कि अब खतरा नहीं, अब गारंटी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख रहे होंगे बस लॉकडाउन में व्यापारियों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न इस समय हुआ है। व्यापारी एक बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है कि सरकार अपनी आर्थिक जरूरत बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोल रही है और व्यापारियों की दुकानें बंद। जैसे शनिवार रविवार को बाजार बंद होता है पर शराब के ठेके खुलते हैं, उससे व्यापारी बहुत ज्यादा तनाव में है और परेशान है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार व्यापारियों के नहीं किसानों के भी खिलाफ है, दुश्मन है, जिससे सरकार को लाभ होता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि जो शराब माफिया हैं उनके द्वारा जो मनी संग्रह होती है, जो टैक्सेशन के मैटर्स हैं विभिन्न, तो चमड़ी खींच खींच के सरकार वसूली कर रही है, लेकिन देने के नाम पर एक ढेला नहीं। जो व्यापारी अपना रोजी रोजगार चला रहा था, उस रोजी रोजगार की वजह से आम जनता भी लाभान्वित होती थी, उसकी ज़रूरतें पूरी होती थीं, उसको बंद कर दिया है और वो भुखमरी के कगार पर आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अन्नदाता के खिलाफ है। आपके गाजीपुर में टिकरी बॉर्डर पर और भी कई बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं, लंबा समय हो गया है और 600-700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो सरकार अन्नदाता के सवाल पर, उनके इतने बड़े, जो इंडिया में इतना लंबा एजिटेशन हुआ ही नहीं, उस पर जिसका दिल नहीं पिघला है, तो वो व्यापारियों पर दिल कैसे पिघलाएगी? उनका तो व्यापारी बड़ा बड़ा मोटा मोटा चाहिए। मुकेश अंबानी है, अडानी है, मेहुल चोकसी है और विजय माल्या जी हैं, ये व्यापारी उनके लिए हैं। आप जो आम जो सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले तो कोई गिनती में नहीं हैं, जो छोटे मोटे शोरूम बनाए इनके लिए कोई गिनती में नहीं है। उनके लिए बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए काम हो रहे हैं। और विभिन्न तरीके से लोगों को नशे में करके, जिस तरह से ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया दी जाती है, जब पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसका चाहे टांग काट दो, चाहे उसका सर काट दो, उसे दर्द ही नहीं होगा, चिल्लाएगा भी नहीं, फड़फड़ाएगा भी नहीं। तो बीजेपी सरकार भी नशा बांटकर लोगों को नशे में कर बेहोश करके और उनका हाथ पांव काट रही है। कल क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता। इतने भयावह हालात देश और प्रदेश में हो गए हैं। सर्वेश जी, एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में है, अभिभावक बहुत ज्यादा परेशान है फीस को लेकर, क्योंकि 2020 से लेकर 2000 तक स्कूल बंद है। अभिभावक संघ ने भी धरने प्रदर्शन किए, अभिभावक भी सब सरकारों के पास भी गए, अधिकारियों के पास भी गए कि फीस कम को लेकर के फीस आधी हो, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई हुई नहीं है। ऑनलाइन के हिसाब से फीस के लिए वो कह रहे हैं। सरकार कोई भी उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। अभिभावक, क्योंकि आर्थिक भाई व्यापार बंद रहे हैं, काम नहीं चल रहे हैं और फीस को लेकर के बहुत ज्यादा स्कूल प्रेशर बना रहा है और सरकार इस पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। सरकार की मंशा है कि इस देश के लोग जितना जल्दी निरक्षर हो जाएं, निरक्षर भट्टाचार्य हो जाएं। इस देश का जो आर्थिक संसाधन है लोगों के, चूँकि जब आर्थिक संसाधन नहीं है, अगर अभिभावक के पास में आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है तो वो एफोर्ड कर लेता है कि चलिए दैवी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है,
इस प्राकृतिक आपदा में पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती तो ऑनलाइन कर, लेकिन जब उसके बाद देने के लिए है ही नहीं तो कहाँ से दे? वो घर बेच के दे, अपनी बीवी के ज्वेलरी बेच के दे, अपना पेट काट के दे, कहाँ से दे? और किसान तो वैसे ही बेहाल है, अभिभावक भी तो किसान ही का बेटा है, मजदूर का बेटा है। किसान तो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर लेता है, मजदूर कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो बीजेपी सरकार की मंशा इस देश के आर्थिक संसाधन को समाप्त करने के है, चाहे वो माध्यम नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो माध्यम जीएसटी का रहा हो, चाहे वो माध्यम बेरोजगारी फैलाने का रहा हो, और चाहे वो एजुकेशन का मामला रहा हो। तो बीजेपी की तो ये नीयत है और इस नीयत से देश वाकिफ हो चुका है, इसलिए सत्ता परिवर्तन हर हाल में होगा। भाजपा कह रही है कि सरकार ने जितने वादे किए थे सभी पूरे किए हैं, जैसे 370 धारा हटा दी, राम मंदिर निर्माण चल रहा है, बनवा दिया, उस पर आप क्या कहें? देखिए, धारा 370 जो हटाई है उसको लेके आप लोग जान रहे हैं कि 370 को हटाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कि जिसके खिलाफ होकर के आपने 317 हटाई उसी से मिलकर के आपने सरकार भी बनाई थी। आपने सरकार क्यों बनाई? आप कब दोस्त हो जाओगे, कब किसके दुश्मन हो जाओगे, ये इनकी कथनी करनी पहले ठीक तो करें। और जहाँ तक राम मंदिर का मैटर है, ये राम मंदिर का मैटर ये न्यायिक मैटर रहा ही नहीं, ये भावनात्मक मैटर है। भावनाओं को समझते हुए, प्रेशर को समझते हुए हम न्यायपालिका ने डिसीजन दिया है, और डिसीजन जो आया है तो उसमें भी केवल आमदनी का जरिया बन गया है राम मंदिर। वहाँ पर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। ज़मीन भी देख रहे हैं आपको, 8-8 घंटे में लोग 50-50 गुना उस ज़मीन की कीमत बढ़ा देते हैं। इतनी बड़ी महंगाई हो जाती है 8-8, 6-6 घंटे में। तो ये केवल लूटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं, ना इनका राम है, ना भगवान है, ना ईश्वर है। ये उनके नाम पर केवल और केवल धंधा करते हैं, दुकान चलाते हैं। इस मर और खप इस देश की जनता रही है। इसमें सर्वे जी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे जो जनता की इस समय मांग नहीं आई है, चुनाव नज़दीक है, सरकार ने हर चीज़ आधार से लिंक कर दी है। बैंक खाता हो, गैस हो जी, अन्य चीज़ें भी, सब चीज़ें लिंक आधार से हो गई है। जनता की मांग है वोट आधार से क्यों लिंक नहीं हो रही? ये जिस दिन वोट लिंक हो जाएगा उस दिन इस देश में लुटेरों की सरकारें बनना बंद हो जाएंगी। जो ये सरकार के माध्यम से अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो डाका डाला गया है, खुलेआम गुंडई तांडव किया गया है, महिला सदस्यों को जनादेश के खिलाफ जाकर के इतने बड़े पैमाने पर लूटपाट की गई है, तो इन लोगों क्या किसी को भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाओं के इधर उधर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से अन्य सारी चीज़ों को आधार से लिंकअप किया गया है, वोटर कार्ड को भी उससे लिंक कर दिया जाए, ताकि सारी शंकाएं खत्म हो जाएं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहेंगे? जनसंख्या, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, मुझे लगता है कि ये बीकर सेक्शन से दुश्मनी कोई और पुरानी है, उसको निकाल रही है। वो एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। एजुकेशन तो कोलैप्स कर दी है, कुछ तो कोविड की वजह से हुई है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी की वजह से हुई है। फीस ना दे पाने के कारण, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप ना मिल पाने के कारण, और लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है। अभी सरकारी साइटें तक तो एक हफ्ते के लिए बंद हो जाती हैं, बोले क्यों? सर्वर डाउन है। तो इंटरनेट से जुड़े हुए मैटर में पढ़ाई तो जीरो हो गई है, बच्चे सब आवारा हो गए हैं, और अब इनकी नज़र गई, अब ये इस तरह से बेकार हो गए हैं। तो फिर अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाओ कि 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, उनको सरकारी नौकरियों में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस कानून को ला करके इस देश को वो गिरवी रखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। इस देश के जो 4th क्लास के संसाधनों पर जो थोड़े बहुत लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इनको सच्चे मायने में जनसंख्या नियंत्रण करना है तो ये समान शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू कर दें, असमान शिक्षा जो है उसको ख़त्म कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़े। या और भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं, इनका कोई औचित्य नहीं चलाने का, तो उनको भी बंद कर देना पड़ेगा। और ये इस कानून को लाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे केवल बीकर सेक्शन का इस देश की 90% जनता की बर्बादी है। आपने देखा होगा सपा सरकार में 0 बैलेंस पे दलित समाज के एडमिशन होते थे, जो इस सरकार ने बंद कर दिए। जी,
जो अब सरकार ये कह रही है कि पहले आप फीस जमा करो, स्कॉलरशिप आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है। जीरो बैलेंस वाला एडमिशन सरकार ने बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। इस समय जो दलित समाज के बच्चे हैं बहुत ज्यादा तनाव और चिंतित हैं कि कोरोना काल चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे जो जीरो बैलेंस इन्होंने बंद किया? जीरो बैलेंस पे बंद करके उनको जीरो ही कर दिया इन्होंने। जब उसके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, बाद में क्या मिल जाएगा? हम स्टार्टिंग में फीस देने का पैसा नहीं है, आप बाद में दे देंगे। जब हम एडमिशन ही नहीं कराएंगे तो आप हमें दे कहाँ से देंगे? तो ये तो वही बात हुई, जिसके पास दांत हैं उसको चने खाने को नहीं दे रहे, और जिसके पास दांत नहीं है उसके सामने लोहे के चने डाल दे, चबाओ, कहाँ से चबा पाएगा? तो ये एक पॉलिसी है और ये एक लोगों को जानवर बनाने का एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। निमेश जी, आप गाजियाबाद में आए हैं, हो सकता है निमेश जी ने आपको बताया होगा जी, यहाँ अम्बेडकर पार्क है नवी मार्केट में, दलित समाज का बहुत पुराना पार्क है और उसमें सभी पार्टियों की लगभग सभाएं, क्योंकि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, उसे नगर निगम उजाड़ने की तैयारी कर रहा है, उसमें मल्टी पार्किंग बना करके नीचे। दलित समाज एक हफ्ते से धरने पर बैठा हुआ है और दलित समाज में बहुत ज्यादा रोष है इसको लेकर के, इस पर क्या कहेंगे आप? वो दलित समाज का है ना, बस यही कारण है। दलित समाज का ना होता तो शायद उसको इनक्रोचमेंट ना करते। ये जो आपका जीडीए कर रहा है इनक्रोचमेंट, ये नहीं करता। उनका दलित होना ही, कमज़ोर होना ही, इसलिए दलित समाज में मैसेज चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की हितैषी नहीं, जो सरकार बना के चाहे राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बना दे, अगर वो संघ से निकला हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ होगा, तो निश्चित रूप से जो कास्टिज्म इंडिया में है या कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम में तो उनका हो सकता है, बिलोंग कर सकता है, मगर उनकी आइडियोलॉजी का नहीं हो सकता है। इसलिए दलित हैं, यही उनका अपराध है, इसीलिए जीडीए कर रही हैं। मेरा दलित भाइयों को संदेश है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ में, पूरे हौसले के साथ में डटे रहें। जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पर किसान भाई 3 कानूनों को वापस कराने के लिए डटे हैं, तमाम शहादत हुई हैं, हमारे जो दलित भाई जहाँ पर डटे हैं अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, महापुरुषों के स्मारक को बचाने की हिफाजत के लिए, वो भी डटे रहें और हम सब लोग उनके साथ हैं।